बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ आते हैं और ये लेक्चर जो है डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में है। हमने इससे पिछले जो चैप्टर था उसमें देखा था कि जो आपकी डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज़ होती है वो बेसिकली आपके जो डिस्क्रीट टाइम ए पीरियोडिक सिग्नल्स होते हैं उनके एनालिसिस के लिए यूज़ होती है। यानी आप ये देखते हैं कि एक डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल के अंदर कौन कौन से फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं और उनका क्या मैग्नीट्यूड है। ये जो एनालिसिस है एक डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल के लिए वो आप डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज़ के ज़रिए करते हैं। तो आज हम जो चीज़ देखेंगे वो डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म को देखेंगे। और डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म मेनली जो आपके डिस्क्रीट टाइम ए पीरियोडिक सिग्नल्स होते हैं उनके एनालिसिस के लिए यूज़ होता है। यानी डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म को यूज़ करके आप ये देखते हैं कि एक डिस्क्रीट टाइम ए पीरियोडिक सिग्नल्स के अंदर कौन कौन से कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज़ हैं और उन फ्रीक्वेंसीज़ के क्या मैग्नीट्यूड हैं। अब जो आपका डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म है उसकी जो आप डेरिवेशन है उस डेरिवेशन के लिए आप स्टार्ट जो करते हैं वो डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज़ से स्टार्ट करते हैं। और डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज़ फॉर एग्जांपल आप एक ऐसे सिग्नल की ले रहे हैं जो कि एक्स ऑफ एन है टाइम के अंदर, और ये एक डिस्क्रीट सिग्नल है और ये सिग्नल अपने आप को कैपिटल एन सैम्पल्स के बाद रिपीट कर रहा है। तो जब आप इसकी फोरियर सीरीज़ लेते हैं तो उसमें दो इक्वेशंस अहम होती हैं। एक एनालिसिस इक्वेशन अहम होती है। एनालिसिस इक्वेशन इसलिए ज़रूरी होती है ताकि आप जो फोरियर सीरीज़ कोफिशेंट्स हैं उनको कैलकुलेट करें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं केथ फोरियर सीरीज़ कोफिशेंट्स को कैलकुलेट कर रहा हूँ तो मैं एक्स ऑफ एन को मल्टीप्लाई करूँगा ई रेज टू द पावर माइनस जे के कैपिटल ओमेगा नॉट एन से, वेयर कैपिटल ओमेगा नॉट इज़ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द पीरियोडिक सिग्नल एक्स ऑफ एन। और उसके बाद मैं फिर समेशन कर दूंगा इस सारे सिग्नल की ओवर दी एन कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स, क्योंकि ओमेगा कैपिटल ओमेगा नॉट पहला एक्सपोनेंशियल है, फिर 2 ओमेगा नॉट दूसरा उसका हार्मोनिक है, फिर 3 ओमेगा नॉट उसका तीसरा हार्मोनिक है एंड सो ऑन। और उसको मैं 1/n पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास केथ जो है फोरियर सीरीज कोफिशेंट आ जाएगा। और ये चीज़ हम देख ही चुके हैं। और ये जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है कैपिटल ओमेगा नॉट इट इज़ इक्वल टू 2 पाई ओवर कैपिटल एन, एंड दिस इक्वेशन इज नोन एज द एनालिसिस इक्वेशन। अब जब हमने फोरियर सीरीज कोफिशेंट्स निकाल लिए हैं और एक सिग्नल को मैंने लिखना है इन टर्म्स ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स आर इन टर्म्स ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्स साइनोसाइड्स, तो वो जो मैं लिखूंगा वो मैं एज द सिंथेसिस इक्वेशन लिखूंगा। यानी यहाँ पे मैं ये शो कर रहा हूँ कि मेरा जो सिग्नल एक्स ऑफ एन है जो कि ओरिजिनल सिग्नल है जिसको मैंने एनालाइज किया था यूजिंग दी डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज, तो ये जो डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज है इस सिग्नल की इट इज़ बेसिकली द समेशन ऑफ दीज कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स। और ये कितने कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स हैं? ये कैपिटल एन है। और ये जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स हैं ये स्केल हो रहे हैं या मल्टीप्लाई हो रहे हैं फोरियर सीरीज़ कोफिशेंट्स के साथ, अपने कॉरेस्पॉन्डिंग फोरियर सीरीज़ कोफिशेंट्स के साथ। और फिर मैं इनका जब सम ले रहा हूँ तो मेरे पास ओरिजिनल जो सिग्नल है वो आ जाता है। अच्छा, अब जो आपके ये जो फोरियर सीरीज़ कोफिशेंट्स होते हैं ये आपके इनका जो स्पेक्ट्रम होता है, या दूसरे लफ्ज़ों में अगर इन फोरियर सीरीज़ कोफिशेंट्स को मैं प्लॉट करता हूँ, यानी इनके मैग्नीट्यूड को भी प्लॉट करता हूँ और इनके फेज़ को भी प्लॉट करता हूँ, तो जो स्पेक्ट्रम बनेगा तो वो स्पेक्ट्रम जो है बेसिकली पीरियोडिक होगा, क्योंकि ये इक्वेशन ये शो कर रही है कि ये जो फोरियर सीरीज़ कोफिशेंट्स होते हैं ये अपने आप को कैपिटल एन सैम्पल्स के बाद दोबारा रिपीट करते हैं। तो ये जो फोरियर सीरीज़ कोफिशेंट हैं ये भी कैपिटल एन सैम्पल्स के बाद अपने आप को रिपीट करेंगे। तो अब यानी जब डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म की हम डेरिवेशन करते हैं तो स्टार्ट हम डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज से करते हैं जिसकी ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी इसके जो कोफिशेंट्स होते हैं वो भी अपने आप को वो भी पीरियोडिक होते हैं।
तो जो डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म है, जब हम वो फाइंड करेंगे तो उस सूरत में भी जो हमारा स्पेक्ट्रम आएगा वो पीरियोडिक आएगा, क्योंकि डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज़ के केस में भी हमने देखा कि हमारा स्पेक्ट्रम पीरियोडिक होता है, और चूंकि डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म उससे हम डिराइव करते हैं तो उसका स्पेक्ट्रम भी हमारे पास पीरियोडिक आएगा। अब हम आते हैं डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म की डेरिवेशन के ऊपर। और डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म की डेरिवेशन के लिए जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज़ की तरह से। जैसे कि चैप्टर नंबर 4 में हम देख चुके हैं कि कॉन्टीन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म की डेरिवेशन के लिए हम स्टार्ट करते हैं कॉन्टीन्यूस टाइम फोरियर सीरीज़ के साथ। लेकिन इन दोनों में एक बुनियादी फ़र्क होता है, यानी ये जो आपका कॉन्टीन्यूस टाइम फोरियर सीरीज़ होती है और जो आपकी डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज़ होती है, इनमें एक बुनियादी फ़र्क होता है। और वो फ़र्क ये होता है कि जो कॉन्टीन्यूस टाइम फोरियर सीरीज़ के अंदर आपके कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स होते हैं, उनके अंदर ओमेगा नॉट जो होता है वो उसकी हर वैल्यू यूनिक होती है, यानी ओमेगा नॉट जो है वो उसकी वैल्यूज़ रिपीट नहीं करती। जबकि जो आपकी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के अंदर जो आपके एक्सपोनेंशियल्स बनते हैं, जैसे कि हमने देखा था कि ई जे कैपिटल ओमेगा नॉट एन, कैपिटल ओमेगा नॉट जो है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स हैं या उसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है उसको शो करने के लिए शो यूज़ होता है। तो ये जो ओमेगा नॉट है ये अपने आप को इसकी वैल्यूज़ 2 पाई के ऊपर रिपीट करती हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में ई रेज टू द पावर जे कैपिटल ओमेगा नॉट एन जो है इट इज़ इक्वल टू ई रेज टू द पावर जे कैपिटल ओमेगा नॉट प्लस 2 पाई इंटू एन। यानी ये जो कैपिटल ओमेगा नॉट की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है ये 2 पाई इंटरवल्स के ऊपर अपने आप को रिपीट करती है, यानी दोबारा हमारे पास 2 पाई के बाद कैपिटल ओमेगा नॉट की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास वापस आ जाती है। तो ये तो हो गया एक बुनियादी फ़र्क। अब सपोज़ हमारे पास एक सिग्नल है एक्स ऑफ एन जो कि -n1 से n2 के दरमियान जो है ये सिग्नल नॉन ज़ीरो है, और उसके बाद इस सिग्नल की वैल्यू n2 के बाद और n1 से -n1 से पहले इस सिग्नल की वैल्यू ज़ीरो है, और इस सिग्नल का हमने एनालिसिस करना है यूजिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो लेकिन चूंकि हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म की कोई इक्वेशन अभी हमने डिराइव नहीं की, तो जो हमें स्टार्ट करना पड़ेगा वो फोरियर सीरीज़ से करना पड़ेगा, यानी इसकी जो एनालिसिस हम स्टार्ट करेंगे वो फोरियर सीरीज़ को यूज़ करके कर सकते हैं। लेकिन ये ए पीरियोडिक सिग्नल है और ए पीरियोडिक सिग्नल की फोरियर सीरीज़ हम फाइंड नहीं कर सकते, तो इस सिग्नल को हम पीरियोडिक बनाएंगे। और इस सिग्नल को हम कैसे पीरियोडिक बनाएंगे, वो हम ऐसे पीरियोडिक बनाएंगे कि कैपिटल एन जो आपके सैंपल्स हैं उसके बाद इस सिग्नल को हम रिपीट करना शुरू हो जाएंगे, यानी ये कैपिटल एन सैंपल्स, ये कैपिटल एन सैंपल्स, जिनके बाद ये सिग्नल जो है अपने आप को रिपीट करने लग जाएगा। तो इस इंटरवल के और इस सिग्नल को जो हम नाम देंगे, ये जो पीरियोडिक सिग्नल है इसको हम एक्स हैट ऑफ एन का नाम दे रहे हैं। इस सिग्नल को हम एक्स हैट ऑफ एन का नाम दे रहे हैं, और ये आपका ओरिजिनल सिग्नल है एक्स ऑफ एन। और इस इंटरवल के अंदर यानी जो कैपिटल एन इंटरवल है उसके अंदर हम देख सकते हैं कि इस इंटरवल के अंदर जो आपका एक्स हैट ऑफ एन है और जो आपका एक्स ऑफ एन है वो सेम है इस इंटरवल के अंदर। और अगर हम कैपिटल एन को इन्फानाइट कर दें, यानी कैपिटल एन अगर इन्फिनिटी हो जाए तो उस सूरत में यानी अगर तो उस सूरत में जो है ये जो कैपिटल एन अगर इन्फिनिटी हो जाए तो आपका एक्स ऑफ एन और एक्स हैट ऑफ एन वैसे ही सेम हो जाएंगे, क्योंकि इस केस में एक्स हैट ऑफ एन इन्फिनिटी के बाद अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक ये दोनों सिग्नल सेम है, तो ये दोनों सिग्नल सेम हो जाएंगे। अब आपका जो सिग्नल है एक्स हैट ऑफ एन, चूंकि ये एक पीरियोडिक सिग्नल बन गया है तो इसकी हम फोरियर सीरीज ले सकते हैं। तो एक्स हैट ऑफ एन की जो सिंथेसिस इक्वेशन बनेगी वो इस तरह की बनेगी, जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं कि सिंथेसिस इक्वेशन इस फॉर्म में होती है, और ये समेशन होती है कैपिटल एन कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स की जो कि स्केल हुए होते हैं ए ऑफ के के साथ। और ए ऑफ के कैसे आते हैं, ए ऑफ के आते हैं यूजिंग दी एनालिसिस इक्वेशन,
और एनालिसिस इक्वेशन की ये वाली फॉर्म होती है। और इस एनालिसिस इक्वेशन में ए ऑफ के की कैलकुलेशन के लिए हम एक्स हैट ऑफ एन को यूज़ कर रहे हैं और उसको इस एनालिसिस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं ताकि ए ऑफ के जो है वो हम फाइंड कर सकें। अच्छा, अब ये जो आपका एक्स हैट ऑफ एन है, ये सिग्नल बेसिकली अपने आप को कैपिटल एन सैम्पल्स के ऊपर रिपीट कर रहा है और इन कैपिटल एन सैम्पल्स में भी जो नॉन ज़ीरो सैम्पल्स हैं वो -n1 से n2 तक हैं। तो ये जो समेशन है ये -n1 से n2 तक हमने कर ली। अब इस इंटरवल के अंदर जो कि आपका -n1 से n2 है, या दूसरे लफ्ज़ों में जो आपका कैपिटल एन इंटरवल है, उसमें ये दोनों एक्स ऑफ एन और एक्स हैट ऑफ एन सेम होते हैं। तो एक्स हैट ऑफ एन की जगह हम एक्स ऑफ एन भी लिख सकते हैं। और चूंकि यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि जो एक्स ऑफ एन है वो n2 से आगे और -n1 से पहले ज़ीरो है। तो इसका मतलब है कि ये जो समेशन -n1 से n2 तक जा रही है, इसको मैं -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी भी कर सकता हूँ, क्योंकि n2 के बाद और -n1 से पहले जो है मेरे पास x ऑफ n है वो ज़ीरो है। तो यहाँ तक तो आ गई एनालिसिस इक्वेशन। अच्छा, अब मैं एक और फंक्शन डिफाइन करता हूँ और ये जो फंक्शन मैं डिफाइन कर रहा हूँ ये कैपिटल एक्स ऑफ ई रेज टू द पावर जे कैपिटल ओमेगा है। और ये वाला फंक्शन मैं डिफाइन कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये जो कैपिटल एक्स है जो कि इसका कैपिटल ओमेगा का फंक्शन है, और कैपिटल ओमेगा क्या है? एक कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी है और ये कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी एक डिस्क्रीट सिग्नल की है जो कि 2 पाई के ऊपर अपने आप को रिपीट कर रही है। तो इस फ्रीक्वेंसी का जो फंक्शन है वो कैपिटल एक्स है और ये बराबर है एक्स ऑफ एन इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ ई रेज टू द पावर जे कैपिटल ओमेगा एन multiplied by x of n and the summation from -infinity to infinity। अब अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूं, यानी इस एक्सप्रेशन को इसके साथ कंपेयर करूं, तो मैं देख सकता हूं कि ये बहुत सिमिलर एक्सप्रेशंस हैं। सिर्फ जो फ़र्क आ रहा है वो फ़र्क आ रहा है कि यहाँ पे जो कैपिटल ओमेगा है इसकी जगह यहाँ पे 2 पाई ओवर n लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि ए ऑफ के के एक्सप्रेशन में मैं ये पुट कर दूँ, यानी ए ऑफ के के अंदर मैंने ये वाली इक्वेशन पुट कर दी। तो ए ऑफ के इज इक्वल टू 1 ओवर एन इंटू एक्स ई रेज टू द पावर जे कैपिटल ओमेगा। तो लेकिन इन दोनों एक्सप्रेशंस को आइडेंटिकल करने के लिए मैं ये कहूँगा कि ये जो कैपिटल ओमेगा है इसको मैं सैंपल कर रहा हूँ और इसको मैं किन पॉइंट पे सैंपल कर रहा हूँ? इनको मैं सैंपल कर रहा हूँ के इंटू 2 पाई ओवर एन के ऊपर। तो जब मैं ये सैंपल करूँगा तो ये दोनों एक्सप्रेशंस बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे। यानी पहला जो मैंने काम किया, एक फंक्शन डिफाइन किया और चूंकि ये फंक्शन देखने में इससे सिमिलर लगता है तो मैंने ए ऑफ के को इस फंक्शन की फॉर्म में लिख दिया। लेकिन ये दोनों फंक्शंस कब इक्वल होंगे? ये उस वक्त इक्वल होंगे जब जो कैपिटल ओमेगा है इसकी वैल्यू होगी के इंटू 2 पाई ओवर एन। तब ये और ये वाला एक्सप्रेशन बिल्कुल सिमिलर हो जाएंगे। या दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये कह सकता हूँ कि जो कैपिटल ओमेगा एक कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी है उसको मैं सैंपल कर रहा हूँ ओमेगा नॉट, कैपिटल ओमेगा नॉट या जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है जो कि 2 पाई ओवर एन है, और उसके मल्टीपल्स पे। और इस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज के मल्टीपल क्या हैं? वो के हैं। सो दीज A k's are spaced apart by the capital omega naught radians। तो अब हम ये करेंगे कि ये जो फोरियर सीरीज़ कोफिशेंट्स हैं ए ऑफ के, इन्हें हम सिंथेसिस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे जो कि हम एक्स हैट ऑफ एन के लिए लिख रहे हैं। और इस सूरत में जो कैपिटल ओमेगा है उसकी जगह हम उसकी जो वैल्यू है वो पुट करेंगे और ये जो वैल्यू है वो के 2 पाई ओवर एन है।
तो ये वैल्यू पुट हम करेंगे इस इक्वेशन में और इसको फिर इसके अंदर पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक्स हैट ऑफ एन जो है इट इज़ इक्वल टू समेशन ओवर कैपिटल एन, और इस समेशन के अंदर ए के की जगह हमने उसकी वैल्यू 1/n इंटू एक्स ऑफ ई रेज टू द पावर जे के 2π/n पुट कर दी है। यानी यहाँ पे जो कैपिटल ओमेगा था उसकी जगह 2π/n हमने पुट कर दिया है, के 2π/n हमने पुट कर दिया है। तो ये हमारे पास, और फिर ये आगे सिंथेसिस इक्वेशन में मल्टीप्लाई हो रहा है ई रेज़ टू पावर जे के 2π/N n के अंदर। अच्छा, अब हम ये जानते हैं कि जो आपका कैपिटल ओमेगा नॉट है ये बराबर है 2πn के। इसका मतलब है कि n बराबर हो गया 2π/ कैपिटल ओमेगा नॉट। तो इधर जो है मैं n की जगह जो है वो 2π/ कैपिटल ओमेगा नॉट पुट कर दूं अगर इधर n की जगह, तो यहाँ पे नीचे 2π आ गया और इधर कैपिटल ओमेगा नॉट मेरे पास आ गया। अब इस चीज़ का क्या मतलब है, और ये वाली जो डायग्राम है ये मैंने बुक में ली हुई है, और इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो स्लाइड्स हैं उनके लिए ये जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है डिस्क्रीट सिग्नल की कैपिटल ओमेगा नॉट, इसके लिए मैंने कैपिटल ओमेगा यूज़ किया है, लेकिन बुक के अंदर इसके लिए भी स्मॉल ओमेगा यूज़ किया हुआ है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि बुक ने स्मॉल ओमेगा जो है वो डिस्क्रीट सिग्नल्स के लिए भी यूज़ किया और कॉन्टीन्यूस सिग्नल्स के लिए भी यूज़ किया, लेकिन यहाँ पे मैंने जो है ये स्मॉल ओमेगा जो है वो सिर्फ कॉन्टीन्यूस सिग्नल्स के लिए यूज़ किया और डिस्क्रीट सिग्नल के लिए मैंने कैपिटल ओमेगा नॉट यूज़ किया हुआ है। तो इसलिए ये एक फ़र्क है। तो ये जो फंक्शन है ये फंक्शन बेसिकली है ये वाला फंक्शन है ई। तो अब ये जो फंक्शन है इसके अंदर कैपिटल ओमेगा जो है उसकी जगह जो वैल्यू है वो पुट की है के 2π/n। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन को मैं सैंपल कर रहा हूँ के ओमेगा नॉट पे, जो इसका सैंपल होगा वो बराबर होगा, यानी जब के ओमेगा नॉट के ऊपर जो इस फंक्शन की वैल्यू होगी वो बराबर होगी 2πn इंटू ई रेज़ टू पावर जे के 2π/n और इंटू कैपिटल ओमेगा नॉट, क्योंकि के प्लस वन के ऊपर और के प्लस वन के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो कैपिटल ओमेगा नॉट के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चीज़ हो गई ये वैल्यू हो गई इस फंक्शन की, और ये वैल्यू है कि कैपिटल ओमेगा नॉट के ऊपर, और यानी ये आपकी वैल्यू होगी, और ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है कैपिटल ओमेगा नॉट के साथ। तो इस तरह आपकी एक ट्रायंगल रेक्टेंगल बन गई। और अगर आप इन सारी रेक्टेंगल्स का सम कर लें तो जो आपकी बन रही हैं यानी जो आपकी कैपिटल एन रेक्टेंगल्स हैं, तो आपके पास ओरिजिनल सिग्नल एक्स हैट ऑफ एन आ जाएगा। तो अब अगर हमने देखा था कि हम कैपिटल एन को इन्फिनिटी कर दें तो एक्स हैट ऑफ एन और एक्स ऑफ एन सेम हो जाएंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये होगा कि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है कैपिटल ओमेगा नॉट 2π/कैपिटल एन है वो ज़ीरो को अप्रोच करेगी। जब वो ज़ीरो को अप्रोच करेगी तो ये विड्थ बहुत थोड़ी हो जाएगी इस रेक्टेंगल की, और ये एक रेक्टेंगल की विड्थ जो है अप्रोचिंग टू ज़ीरो हो जाएगी। और जब ये अप्रोचिंग टू ज़ीरो होगी तो उसके अंदर ये जो समेशन है जिसके अंदर हम समेशन कर रहे हैं इन रेक्टेंगल्स की, उनके अंदर ये जो समेशन है जो कि कैपिटल ओमेगा नॉट पे ये इंटीग्रेशन में बदल जाएगी। जैसा कि इंटीग्रेशन के प्रिंसिपल में हम देख ही चुके हैं, और जो पहले हमने डेरिवेशन की थी उनके अंदर भी हम देख चुके हैं कि ये समेशन जो है बेसिकली इंटीग्रेशन के अंदर बदल जाएगी। तो जब हम, और ये जो हमारा है के ओमेगा नॉट, ये चेंज हो जाएगा
एक कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी ओमेगा के अंदर, यानी ये जो कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, इसके अंदर चेंज हो जाएगा। तो जब हम ये चेंजेस करेंगे तो उसके बाद ये होगा कि ये जो चीज़ है ये कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी बन गई इधर, ठीक है, और एक्स हैट ऑफ एन जो है वो एक्स एन बन गया। और उसके अलावा ये जो आपका कैपिटल ओमेगा नॉट और ये जो समेशन थी ये रिप्लेस होगी इंटीग्रेशन के ऊपर, और ये इंटीग्रेशन हम एक पीरियड पे कर रहे हैं जो कि 2 पाई का है। तो हमारे पास जो इक्वेशन आ गई सिंथेसिस इक्वेशन इस तरह की आ गई। और जो हमारे पास एनालिसिस इक्वेशन है जो ये वाली है वो उसी तरह हमारे पास आ गई, यानी ये हमारे पास एनालिसिस इक्वेशन आ गई। तो ये बेसिकली आपकी जो है वो फोरियर ट्रांसफॉर्म की इक्वेशंस हैं जो आप यूज़ करते हैं। अगर आपके पास एक डिस्क्रीट टाइम ए पीरियोडिक सिग्नल एक्स ऑफ एन दिया हुआ है तो आप एनालिसिस इक्वेशन यूज़ करके उसका डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं जो कि कैपिटल एक्स ई रेज़्ड टू पावर जे पाई के बराबर होता है, जी ओमेगा कैपिटल ओमेगा के बराबर होता है। और अगर आपके पास ये फोरियर ट्रांसफॉर्म आप फाइंड कर लेते हैं तो आप सिंथेसिस इक्वेशन के ज़रिए एक जो ओरिजिनल सिग्नल है उसको इस तरह लिख सकते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में उसको इन टर्म्स ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स जो कि इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है उसकी फॉर्म में से लिख सकते हैं यूजिंग दी सिंथेसिस इक्वेशन।